अब हम सतत श्रेणी या कंटिन्यूस सीरीज में माध्यिका ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है जिसमें प्राप्तांक दिए हुए हैं और परीक्षार्थियों की संख्या दी हुई है। इसमें हमको माध्यिका ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र देखेंगे। m इज इक्वल टू एल 1 कहे या l कहे प्लस आई अपॉन एफ इंटू एम माइनस सी। यहाँ पर m का मतलब माध्यिका है, l माध्यिका वर्ग की निचली सीमा है, आज i का मतलब माध्यिका वर्गांतर का विस्तार है या क्लास इंटरवल कह दे सीधे भाषा में। f का मतलब माध्यिका वर्ग की आवृत्ति है, m का मतलब होता है n/2 और c का मतलब होता है जो माध्यिका वर्ग है उससे पहले वाले वर्ग की जो संचय आवृत्ति है वो। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो आवृत्तियाँ दी गई है उनका संचय आवृत्ति निकालनी पड़ेगी, जैसा कि हमने पिछले सवालों में भी किया। यहाँ पर संचय आवृत्ति निकाल रखी है। ये सबसे पहले हमको n/2 वर्गांतर निकाल कर हम देखेंगे कि n/2 का मान किसके अंतर्गत आ रहा है। यहाँ पर n आपके 200 है, 200/2 किया 100, तो अब देखेंगे कि 100 किसके अंतर्गत आ रहा है, तो 100 आपके आ रहा है इसके अंतर्गत। तो ये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा माध्यिका वर्ग। 20-30 वाला जो है वो माध्यिका वर्ग हो जाएगा और f 80 हो जाएगा, L1 20 हो जाएगा और कम्युलेटिव जो C है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की। फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसा हमने बहुलक वाले सूत्र में भी बताया था, आपको यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट की जो वैल्यू आ रही है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो भी वैल्यू आ रही है उसमें 80 से डिवाइड करेंगे और इसका जो आंसर आता है वो 3 आता है, तो 20 + 3 23। तो इस प्रकार से जो माध्यिका प्राप्तांक होगा वो होगा 23। अब हम माध्यिका के गुण और दोष देख लेते हैं। सबसे पहला गुण तो ये बहुत सरल है, इसको समझना और ज्ञात करना काफ़ी सरल रहता है। माध्यिका को ज्ञात करने में श्रेणी के जो चरम मूल्य हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज है, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और अगर सीरीज के सारे डेटा नहीं भी हो तो भी हम काफ़ी हद तक माध्यिका को ज्ञात कर सकते हैं और इसको ग्राफिकल मेथड से भी हम बतला सकते हैं। समझने में सरल है, मात्रा निश्चित होती है और प्रतिनिधित्व की दृष्टि से यही सबसे अच्छा औसत कहलाता है। इसके दोष देखें तो हमको सबसे पहले तो इसको क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है और इसका बीज गणितीय विवेचन संभव नहीं है। साथ ही साथ जो चरम मूल्य होते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, जबकि मीडियन के अंतर्गत उनकी उपेक्षा की जाती है। यह आपके मीडियन के गुण और दोष। यहाँ पर मीन, मोड और मीडियन का संबंध बताया हुआ है। ये बेसिकली ये फॉर्मूला है, बाकी के फॉर्मूला जो भी है वह आपके जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या कैंची गुणा जो होता है उसके आधार से हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 इधर चला गया है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई होता है। इस आधार पर विभिन्न आपके मीन, मोड और मीडियन ज्ञात किए जा सकते हैं। ये आपका टॉपिक का जो सेकंड पार्ट था वो पूरा होता है। फर्स्ट पार्ट में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दो प्रकार की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, एक आपका असतत श्रेणी में आता है और एक आपका सतत श्रेणी में आता है, जो कि हम सारे के सारे सीरीज हम देख चुके हैं। यही आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है कि फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो बेसिकली दो तरीके हैं, या तो आप उसको असतत श्रेणी में बतलाएं या सतत श्रेणी में रिप्रेजेंट करें। अब अगला हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जिसमें दो पढ़ने हैं आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको जो ज्ञात करना है वह आपको अरिथमेटिक मीन का एक फॉर्मूला है, उसी के माध्यम से हम स्टैंडर्ड डेविएशन को ज्ञात करेंगे। अगर आपको समांतर माध्य अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप बहुत आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन को से ही हम कोएफिशिएंट ऑफ
वेरिएशन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम करेंगे तब आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये चैप्टर होने के बाद ये दो कोरिलेशन के आपको कोफिशिएंट निकालने हैं, रैंक कोरिलेशन एंड प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, ये भी हम इसके बाद ही पढ़ेंगे।